Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 24th of July 2026. तो गाइज आज है तारीख 24 जुलाई 2026 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है रोमानिया को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन को। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपने लोगों ने कवर करनी है, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला ही जो हमारा आर्टिकल है दोस्तों आज न्यूज़पेपर में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के पेज के ऊपर में प्रेजेंट है। आर्टिकल क्या कहता है, हाउ शुड सिटीज रिक्लेम फुटपाथ स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014। अभी आपने पता होगा सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा जजमेंट आता है। जजमेंट इज राइट टू वॉक ऑन अ फुटपाथ इज़ अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, हर एक व्यक्ति के एक मौलिक अधिकार बन चुका है फुटपाथ पर वॉक करना, यानी उस व्यक्ति के लिए जो उसके एरिया में शहर की जो जब भी अर्बन प्लानिंग होगी तो उस व्यक्ति के लिए फुटपाथ वहाँ पर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये उसका फंडामेंटल राइट है। जो बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर भी जोर देता है कि अर्बन प्लानिंग जब भी आप करेंगे आपको ध्यान में रखना है एक सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड फुटपाथ होना चाहिए। ऐसी स्थिति ना बन जाए कि जो मेन रोड जहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं, 4 व्हीलर्स चल रहे हैं, 2 व्हीलर्स चल रहे हैं, वहाँ पर पैदल चलने वाले लोग जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनको भी सेम रोड पर चलना पड़े और हादसे हों जैसे कि आजकल समय पर होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर फुटपाथ बनाने की बात करेंगे तो आप कहोगे सर आज का सिचुएशन ज़्यादातर जगह पर भारत में ये है कि मेन में हमारी रोड होती है, गाड़ियाँ उस पर रन कर रही हैं, दो साइड उसके इर्द गिर्द वाली जो जगह है लेफ्ट एंड राइट वाली जो फुटपाथ के लिए होनी चाहिए वहाँ पर मेनली वेंडर्स के लिए हो जाती है, यानी कि जो अपना ठेला लगा रहे हैं, रेडी लगा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए है। तो वो लोग वहाँ पर अपना बिजनेस करते हैं और वो लोग भी बहुत ज़रूरी हैं। रीज़न क्या है, आपकी इकोनॉमी के अंदर में वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, मनी सर्कुलेशन हो रहा है, समझ रहे हैं। तो वो जो वेंडर्स हैं, ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि वेंडर्स को हटा दिया जाए। सही तरीके से जब आप बात आती है ना प्लानिंग की, तो प्लानिंग का मतलब ही क्या है, प्लानिंग का मतलब यह है कि आपने लोगों के लिए फुटपाथ भी देना है और जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए भी एरिया को ऑर्गेनाइज करना है जिससे उनका रोजगार ना छूटे। कहीं पता चला ज़बरदस्ती स्ट्रीट वेंडर से खाली करवाया जा रहा है और फुटपाथ बनवाए जा रहे हैं, वो एक गलत तरीका हो गया। आप कहोगे अचानक से ये मैटर कैसे आ गया। और आर्टिकल ये भी कहता है हाउ शुड सिटीज़ रिक्लेम फुटपाथ, क्योंकि अभी फुटपाथ पे वेंडर्स प्रेजेंट हैं, छोटे छोटे यहाँ पर ठेले वाले, रेडी वाले, वो अपना बिजनेस करते हैं। तो कैसे अगर हम लोग यहाँ पर प्लानिंग करनी हो तो करना चाहिए, आइए आपको समझाऊंगा बेहतरीन तरीके से। पूरा सब कुछ इस आर्टिकल में डिटेल से दिया गया है, लेकिन हम लोग डिस्कस कर क्यों रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि हमने तो ये कई बार पढ़ लिया कि राइट टू वॉक ऑन अ फुटपाथ इज़ अ फंडामेंटल राइट। कोर्ट ने कई बार बोला, बहुत डिटेल से जजमेंट को एनालाइज कर चुके हैं, मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों भरा है, इसके पीछे का एक मल्टीपल कह रहा हूँ, इसके पीछे का एक मेन रीज़न है। मेन रीज़न ये है, अभी हाल ही में क्या हुआ है, बैंगलोर ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में ही तो बोला राइट टू वॉक इज़ अ फंडामेंटल राइट, अभी कुछ टाइम पहले की बात है। तो बैंगलोर ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत की, लेकिन शुरुआत करने का तरीका सही नहीं था। रीज़न यह है क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ड्राइव किया गया है इसकी बहुत ही ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है, इसकी आलोचना बहुत हुई है। रीज़न यहाँ पर यह है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, गली के अंदर में जितने भी यहाँ पर वेंडर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, गली मतलब बेसिकली हम बात करें रोड्स के दोनों तरफ यहाँ पर जो आपको वेंडर्स देखने को मिलते हैं, बेंगलोर ने क्या करा, एक ऐसा ऑर्डर पास किया कि इनको रिमूव करो, इनको हटाओ और फुटपाथ बनाओ। ऐसा नहीं होना था, कोर्ट यहाँ पर कह रहा है ऐसा हमने बोला ही नहीं कि यहाँ पे वो रेडी वालों को हटा दो और फुटपाथ बनाओ। प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता है, क्योंकि उन वेंडर्स के पास में बिजनेस करने का वहाँ पर अधिकार है, वो अधिकार उनको फंडामेंटल राइट से मिलता है, आर्टिकल 19 से मिलता है। एंड इवन इन वेंडर्स का सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए हमारे पास में स्ट्रीट वेंडर एक्ट भी है जो 2014 वाला है। क्योंकि आप देखोगे जितने भी यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स आपको देखने को मिलते हैं जो ये छोटा बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस छोटा बड़ा होता नहीं है, बट एक्चुअल तौर पे अभी वो उनके पास में रिसोर्सेस नहीं है। तो सड़क के किनारे एक पर्टिकुलर जगह है, वहाँ पे अपना शुरू किया उन्होंने।
अब होता एक्चुअल तौर पे यह है कि जो ये राइट्स हैं इन स्ट्रीट वेंडर के, इनका एक इवोल्यूशन होता है भारत के अंदर में। क्योंकि शुरुआत में इनके अधिकारों की बात होती नहीं थी, रोड बन रही है, हटाओ भाई इनका ठेला वगैरह। भाई उस व्यक्ति का रोजगार तो खत्म हो गया ना। वो व्यक्ति वहाँ पर 5 साल से अपना शॉप लगा रहा था, वो अपना ठेला लगा रहा था, लोगों को ये पता था कि भाई वो यहीं पर रहता है। अब वो कहाँ पर जाए? आसपास पहले कोशिश करेगा कहीं शिफ्ट करने की, लेकिन अचानक से झटका तो लगेगा ना उसको, उसके बिजनेस को। तो स्ट्रीट वेंडर्स के जो राइट्स हैं दोस्तों, 1985 में, 1989 में, 1995 में, ऐसे धीरे धीरे करके साल ब साल इवॉल्व होते चले गए। यानी हर बार नया अपडेट आया, इनके अधिकारों की बात की गई अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी समझाऊंगा ये क्या है। फिर फाइनली दोस्तों हम 2014 में आके रुक गए, क्योंकि 2014 में स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 आ जाता है फोर्स में। यानी कि एक नया लॉ यहाँ से लागू कर दिया जाता है। तो कोड भी यहाँ पर यही कह रहा है कि जब भी आप ये देखोगे, जब आप लोगों के लिए फुटपाथ बना रहे होंगे, गवर्नमेंट से कहता है, स्टेट से कहता है, यूनियन टेरिटरी से कहता है कि जो हमने अधिकार दिया है ना कि राइट टू वॉक एज अ फंडामेंटल राइट, बिल्कुल अधिकार दिया है, लेकिन इसकी वजह से स्ट्रीट वेंडर एक्ट का वोलेशन मत कर देना, उन वेंडर्स का भी ध्यान रखना। अब ये कैसे होगा सब काम, इसके लिए एक पूरी कमेटी वगैरह बनाई जाती है, समझेंगे धीरे धीरे करके। तो बैकग्राउंड आपको समझ में आया कि भाई 2014 से पहले जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ हुआ करती थी या जो पुलिस हुआ करते थे, वो जबरन ज़बरदस्ती इन स्ट्रीट वेंडर्स को बिना कोई नोटिस दिए, क्योंकि कम से कम पहले 10 दिन पहले नोटिस दे दो भाई कि आपको हटाना है यहाँ से दुकान, वो कोई ना कोई बढ़िया जुगाड़ बनाएगा। अचानक से भाई हटाओ हटाओ हटाओ, कल से यहाँ बताना, तो उनका जो लाइवलीहुड है वो अचानक से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसे ही आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली लगातार यहाँ पर यही मेंशन किया कि जो स्ट्रीट वेंडिंग है, भाई स्ट्रीट वेंडिंग एक लेजिटिमेट ऑक्यूपेशन है, वो उनका रोजगार है। और उस रोजगार को प्रोटेक्शन कहाँ पर मिलती है? अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 1 सब क्लॉज नंबर जी। ये आर्टिकल क्या कहता है? राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये पूरी तरह से अधिकार देता है भाई, आप किसी प्रकार का जो बिजनेस है, ट्रेड वगैरह है, वो सब यहाँ पर कर सकते हैं। तो सिंपल है, आप आए, आपने यहाँ पर उसको उठाकर हटा दिया कि भाई कल से मत आना, इस राइट का वॉयलेशन हुआ नहीं हुआ? क्लियरली वॉयलेशन है। एट द सेम टाइम यहाँ पर कोर्ट ये भी क्लैरिफाई करता है कि जो स्ट्रीट वेंडिंग है, इस स्ट्रीट वेंडिंग को आप रेगुलेट भी तो कर सकते हैं ना। रेगुलेशन के लिए बोला था हमने, इनको एवेक्ट करने के लिए, हटाने के लिए नहीं बोला था, क्योंकि 2014 के नियम के अंतर्गत अगर आप देखोगे, जो लॉ अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स और अधिकार यहाँ पर दिए गए, स्ट्रीट वेंडर्स को दिए गए। अब मेन मुद्दा क्या है, मेन इशू क्या है? मेन इशू यह है कि कैसे ये जितने भी शहर आपको दिख रहे हैं, वो फुटपाथ को कैसे क्लेम करें, कैसे फुटपाथ भी बना लें और वेंडर्स को भी यहाँ पर रहने दें। कैसे हो सकता है ये? क्या पॉसिबल है? बिल्कुल है, समझिए। क्योंकि ये जो एक्ट लेकर आया गया था 2014 का स्ट्रीट वेंडर एक्ट, इस एक्ट का एक अल्टीमेट पर्पस था, एक उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था? कि जो लाइवलीहुड है स्ट्रीट वेंडर्स का, इसकी सुरक्षा भी करनी है, और जो जबरन जबरदस्ती यहाँ पर उठाकर उनका ठेला वगैरह हटा दिया जाता है, ऐसा नहीं करना है। स्ट्रीट वेंडिंग को रेगुलेट करना है, वो भी बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज मैनर में। अगर आप फुटपाथ बना रहे हैं तो स्ट्रीट वेंडिंग का भी ध्यान रखिएगा। ये लॉ ऐसा भी नहीं है कि बहुत अनलिमिटेड राइट्स दे देगा वेंडर को कि भाई अब आपके पास में अधिकार है, आप लड़ने बैठ जाओगे कि नहीं हम हटाएंगे ही नहीं। नहीं, वो पब्लिक लैंड है, आप उस पर यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एंक्रोचमेंट जैसी चीज़ों को भी इजाज़त नहीं देता है लॉ, कि भाई आप उसको कब्जा कर ही बैठ जाओगे कि नहीं भाई शुरू से हम बैठे हैं तो ये हमारी ही जगह है, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए बोला गया एक ऑर्गेनाइज वे में इसको सही तरीके से डील करने की ज़रूरत है, समझे। तो ये बैलेंस करता है दोनों ही सिचुएशन को। बैलेंस मतलब सबसे पहली बात, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको भी सेफ फुटपाथ मिलना चाहिए, और जो अपना ये रोजगार मेंटेन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनका जो अधिकार है उसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। दोनों में से किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, समझे। क्योंकि वो भी ज़रूरी है और दूसरी चीज़ भी ज़रूरी है। दूसरा एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए ज़रूरी है, और एक व्यक्ति का रोजगार हमारे इकॉनमी के लिए ज़रूरी है। तो इसी वजह से एक्ट के अंदर में नए स्टेप्स अनाउंस करे गए, नया प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। पहला स्टेप, यानी कि अगर आप एक ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं कि भाई रोड भी रहे, फुटपाथ भी रहे और स्ट्रीट वेंडर्स भी रहें, सब कुछ एज इट इज़ मेंटेन रहे, तो उसके लिए पहला कदम जो चलाना होगा वो यह है, एक कमेटी, टाउन वेंडिंग कमेटी का बनाना ज़रूरी होता है, जिसको बोलते हैं TVC। टाउन वेंडिंग कमेटी एक सबसे महत्वपूर्ण संस्थान माना गया है इसी 2014 के स्ट्रीट वेंडर एक्ट के अंदर में, याद रखिएगा।
ये जो कमेटी है, इसके अंदर में कौन कौन होता है, क्योंकि कमेटी अकेले तो चलेगी नहीं, कुछ लोग होंगे जो उस कमेटी के अंदर में डिसीजंस लेंगे। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, अर्बन प्लानिंग अथॉरिटीज़ के लोग होंगे, रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो वहाँ पे आसपास लोग रह रहे होंगे। और स्ट्रीट वेंडर्स जो ये एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग दोस्तों 40% जो मेंबर्स हैं जिनका बिजनेस है, उन लोगों को भी शामिल करना ज़रूरी है, क्योंकि आप उनको ही हटाकर ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे हो। फिर जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे महिलाओं की और दूसरे और लोगों की ज़रूरत भी है। तो ये सब लोग मिलकर एक कमेटी का फॉर्मेशन करते हैं। कमेटी का मेन पर्पज़ इतना ही है, क्योंकि वेंडर्स भी शामिल होंगे, सब लोग शामिल होंगे, तो मिलकर इनके हक में एक अच्छा डिसीजन लिया जा सकेगा विद देयर पार्टिसिपेशन। अब कमेटी बन गई, कमेटी में डिसीजन लिया जा रहा है। सेकेंड चीज़ क्या होगा, इस कमेटी को बनाने के बाद में ये कमेटी सर्वे करना शुरू करेगी कि भाई सड़क पर कहाँ कहाँ पर कितने कितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं। उनमें आइडेंटिफाई करा जाएगा कि कौन कौन से एलिजिबल वेंडर हैं जो वाकई में इधर उधर एक परमानेंट उनका एक अच्छा सा बिजनेस बना हुआ है, ठीक है, जिसको आसपास वो लगाना चाहते हैं। फिर वो डिसाइड किया जाएगा कि वेंडिंग वहाँ पे अलाउ की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। उस सर्वे में ये सब कुछ डिसाइड हो जाएगा, जिससे भविष्य में सब कुछ रेगुलेट हो सकता है। अब सर्वे हो गया, सर्वे होने के बाद में तीसरा कदम जो है, नो एविक्शन बिफोर सर्वे। आप किसी भी वेंडर को ऐसे मुंह उठा के नहीं कहोगे हटा दो, ठीक है, कोई पुलिस वाला आए और कि हटाओ साइड करो, ऐसा नहीं होगा। ये जो एक्ट है एक लीगल प्रोटेक्शन देगा वेंडर्स को। कोई भी स्ट्रीट वेंडर्स को अचानक से नहीं हटाया जाएगा जब तक ये सर्वे कंप्लीट नहीं होगा। सर्वे कंप्लीट होने के बाद में एक सर्टिफिकेट होता है वेंडिंग का, वो यहाँ पर दिया जाएगा इन लोगों को, स्ट्रीट वेंडर्स को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इनका जो रिमूवल है वो अलाउ हो सकता है, यानी दूसरी जगह पर इनको सेट किया जाएगा। फोर्थ स्टेप क्या है, सर्टिफिकेशन ऑफ वेंडिंग। जितने भी एलिजिबल वेंडर्स हैं, ठीक है, जो भी योग्य हैं, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको एक सर्टिफिकेशन ऑफ वेंडिंग मिलेगा। एक ऑफिशियल परमिशन दी जाएगी कि आप अपना यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक लोकेशन और कंडीशंस दी जाएंगी वेंडिंग करने का। ऐसा नहीं है जिस जगह को वो दिया जाएगा वो उनका ओनरशिप उसके पास में आ जाएगा, नहीं, वो पब्लिक लैंड है। कुछ राइट्स दिए जाएंगे कि भाई आप यहाँ पर इस तरीके से अपना बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अचानक से रिमूवल नहीं हो सकता कि आ जाए उठ जाओ कल से बताना, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसमें आपने देखा सबसे अहम काम किसका है, ये 2014 का जो स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है, इसमें ये जो पर्टिकुलर कमेटी है टाउन वेंडिंग कमेटी, इसका सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि यही कमेटी है जो मेन सर्वे करती है, एलिजिबल वेंडर्स को आइडेंटिफाई कर रही है, डिक्लेयर करती है कौन वेंडिंग कर सकता है कौन नहीं करेगा, कौन से जोन होंगे जहां पर वेंडिंग की जा सकती है, कौन से जोन ऐसे होंगे जहां पर वेंडिंग नहीं की जा सकती है, सर्टिफिकेट इशू करेंगे वेंडिंग करने के। तो इससे यहाँ पर एक इंटरेस्ट बैलेंस हो जाएगा। पैदल चलने वाले लोगों की बात भी यहाँ पर की जा रही है, उनके प्रोटेक्शन की बात भी की जा रही है, एंड हम यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स की बात भी कर रहे हैं साथ ही साथ। तो ये साइमल्टेनियसली वर्ड यूज़ करना ज़रूरी है, साइमल्टेनियसली यहाँ पर काम हो रहा है, दोनों का हित को ध्यान में रखते हुए। अब क्वेश्चन यह है कि सर्वे मान लो अगर नहीं हुआ, कोई अचानक से पहले से ही वेंडर्स को हटाने लगा, क्या ये कर सकते हैं? आंसर इज़ नो। स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के अकॉर्डिंग जितने भी वेंडर्स हैं इनको वहाँ से नहीं हटाया जा सकता जब तक सर्वे नहीं होगा। सर्वे होगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा वेंडिंग का, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन दी जाएगी, उसके बाद यहाँ पर ये लोग रिमूव होंगे। इससे इनका रोज़गार एक झटके में ख़त्म नहीं होगा। लेकिन बेंगलुरु ने कोशिश की बिना किसी सर्वे के, बिना प्रॉपर सर्वे के उनको हटाने की। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये इसके खिलाफ में, मतलब ऑब्वियस ही बात है, ये 2014 का जो एक्ट है उसका वायलेशन हो रहा है। तो अब इंश्योर करना होगा कि वायलेशन ना हो, पहले कमेटी बनाओ, सर्वे करो, सर्टिफिकेशन दो, देन उसके बाद में यहाँ पर उनको एक स्पेसिफिक लोकेशन दो, देन हटाने की बात करना, ठीक। अब जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं आर्टिकल के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी रिवाइज करना है तो आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट रिवीजन पॉइंटर एंड द इंपॉर्टेंट फैक्ट सेक्शन। एक सेक्शन बना के दिया है जहाँ पर फैक्ट सारे दिए गए हैं, बाकी ये रिवीजन पॉइंटर है जिसको आप रिवाइज कर पाएंगे। भाई स्ट्रीट वेंडर एक्ट क्या है, इसमें टीवीसी वगैरह क्या होता है, और याद रखिएगा जो ये कमेटी बनाई जाती है इसमें एटलीस्ट 40% जो है वेंडर्स का ज़रूरी है इसमें पार्टिसिपेशन होना, है ना, ये याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ यहाँ पर एक कमेटी का फॉर्मेशन सही तरीके से काम नहीं करेगा। अब इस आर्टिकल पे जो हम प्रीलिम्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो तो लास्ट में दूंगा टेस्ट आपको। अभी के लिए एक मेंस का क्वेश्चन है, ज़रा इसको अटेम्प्ट करना और अपना जो अपना आंसर है उसको अच्छे से लिखकर जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे सबमिट करना। क्वेश्चन क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 सीक्स टू बैलेंस द राइट टू वॉक विद राइट टू लाइवलीहुड। डिस्कस द रोल ऑफ टाउन वेंडिंग कमिटी एंड एग्जामिन द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग एक्ट इन इंडियन सिटीज़। आपने यहाँ पर समझाना है कि भाई जो ये 2014 का कानून है आखिरकार ये कैसे राइट टू वॉक और राइट टू लाइवलीहुड दोनों की बात कर रहा है। तो इसमें टीवीसी का क्या अहम रोल होता है ये बताना है,
और ये भी समझाना है कि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में वो कौन कौन सी चुनौतियाँ, वो कौन कौन सी चैलेंजेस भारत के शहरों में देखने को मिल सकती हैं। 250 शब्दों में लिखना, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। आज मैंने आंसर नहीं दिया है, बट आप आराम से अपने आप से अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इन्हीं पीडीएफ्स की बात कर रहा हूँ जो आप लोग अपने सामने देख पा रहे होंगे। ये जितने भी सारे पीडीएफ्स हैं दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। लेकिन ये मिलते कहाँ पर हैं? केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में, और कहीं नहीं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है? व्हाट्सएप पर जाइएगा, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर वापस आते हैं ट्रैक पर। और अभी हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे थे? हम बात कर रहे थे एक अगले आर्टिकल की, जो टॉपिक जो है जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए रेलिवेंट है। आर्टिकल क्या कहता है? हिमाचल प्रदेश के कुछ फार्मर्स हैं दोस्तों, उन्होंने एक नया तरीका निकाला है एक जड़ी बूटी को कल्टीवेट करने का। एक जड़ी बूटी है, एक हर्ब है जिसका नाम है कुटकी। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है पिक्रोजा कुर्रोवा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि आप देखोगे इस हर्ब के आगे एक वर्ड यूज़ हो रहा है, मेडिसिनल हर्ब। तो ये एक प्रकार की औषधीय जड़ी बूटी है जो कई सारी जो समस्याएं हैं बॉडी के अंदर में, जो बीमारियां, उसको दूर कर सकती है। इसका आयुसीएन स्टेटस वगैरह देखो, आप आर्टिकल देखोगे ना तो इसका आयुसीएन स्टेटस मिलेगा कि भाई एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। इसका अपेंडिक्स स्टेटस मिलेगा कि भाई साइट्स के अंदर में अपेंडिक्स 2 में कवर किया गया है। वेरी वेरी रेलिवेंट ये फैक्ट है, अगर उसके नज़र में होगा एग्जामिनर के तो वो चीज़ें प्रेजेंट कर सकता है आपके सामने। जैसा इस बार भी एक अरुणाचल प्रदेश के फ्लावर के बारे में जो डिस्कशन है वो करना शुरू कर दिया गया, या एक क्वेश्चन हमको मिला। तो एक्चुअल तौर पे आर्टिकल कहता है हिमाचल प्रदेश के फार्मर्स ने नया तरीका निकाला है इस खतरे में करंट समय पर जो प्रेजेंट ये जड़ी बूटी है इसको बचाने के लिए। क्योंकि इस जड़ी बूटी को देखोगे तो आज हम इसका इतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे जितना इसकी कटाई हो जाती है, उसके बाद ये सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाता और ये जड़ी बूटी अब कम उग रही है। इसी वजह से हम इसको बचाने की ज़रूरत है, और बचाने के लिए हमें नया तरीका अपनाने की ज़रूरत है इसको ग्रो करने के लिए। क्योंकि ये जड़ी बूटी मिट्टी में ग्रो की जा रही है। कैसे काम करती है समझते हैं, पहले हम ये डिस्कस करते हैं आखिरकार ये न्यूज़ में है क्यों। आर्टिकल कहता है फार्मर्स इन हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे सक्सेसफुली जो हमारे किसान भाई हैं, इन्होंने एक मेडिसिनल हर्ब, एक औषधीय जड़ी बूटी को कल्टीवेट किया है, ग्रो किया है। उस जड़ी बूटी का नाम है कुटकी, और एक साइंटिफिक टेक्निक का इस्तेमाल करके इस बार ग्रो करने की कोशिश की गई है। और इस साइंटिफिक तरीके को अभी धीरे धीरे करके आप समझ जाओगे बेहतरीन तरीके से। लेकिन पहली बात आपने जो रट लेनी है अच्छे से वो यह है, ये जड़ी बूटी कहाँ पर मेनली ग्रो की जाती है। जैसे हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं तो ऊपर याद रखेगा हायर हिमालयाज़, जो हायर हिमालयाज़ वाले रीजन है वहीं पर इस जड़ी बूटी को ज़्यादातर ग्रो किया जाता है। ये जो कुटकी है ये एंडेंजर्ड कैसे हो गई, खतरे में कैसे हो गई? अगर आप पहले की सिचुएशन देखोगे तो यहाँ पे जो जड़ी बूटी ये जो ज़मीन से तोड़ा करते थे, ये प्लांट के समित, यानी कि जैसे ये पौधा दिख रहा है हरा हरा, इस पौधे के समित यहाँ पर उसको ज़मीन से उखेड़ लेते थे। अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा करना गलत था, क्योंकि ऐसे ना दोबारा दोबारा हमें ये जड़ी बूटी को लगाना पड़ रहा था, क्योंकि हमने पौधे समेत जड़ के समेत उसको उखेड़ लिया। अब क्या है, एक नया तरीका है। जो नया तरीका रिसर्चर्स ने निकाला है अलग अलग तरीके से मेहनत करके, वो ये कह रहे हैं कि हम इस हार्वेस्टिंग के मेथड को ही सस्टेनेबल करेंगे। यानी कि जड़ी बूटी को काटने का तरीका गलत है, क्योंकि ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती है और आप पूरा का पूरा सब पौधा उखाड़ लेते हैं तो ये गलत है। नया हार्वेस्टिंग मेथड जो हो सकता है वो यह है कि जो फार्मर्स हैं जब वो कटाई करेंगे, जड़ी बूटी को इस पौधे से अलग करेंगे, तो केवल और केवल स्टोलन्स को ही काटेंगे। केवल स्टोलन्स को काटेंगे। जो मेन प्लांट है वो ज़मीन में लगा रहेगा, उसमें से दोबारा स्टोलन ग्रो करेगा, उसको फिर से काट लो, उसको एज अ जड़ी बूटी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक हार्वेस्टिंग तरीका है। दोबारा बार बार पौधा लगाने की समस्या यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये स्टोलन नाम की चीज़ क्या होती है? तो इसके लिए मैंने एक फ़ोटो का प्रयोग करा है, ज़रा इसको देखिएगा, समझिएगा। एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये आपके सामने एक प्लांट है और इस प्लांट के थ्रू यहाँ पे दूसरे जो प्लांट्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। नीचे इस प्लांट के ज़मीन के नीचे रूट्स, इसकी जड़ें वगैरह सब कुछ देखने को मिलती हैं। और यही प्लांट दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक स्टोलन, यही वो जो रस्सी दिख रही है ना, रस्सी टाइप का, ये स्टोलन है जो दूसरे प्लांट के साथ में कनेक्टेड है। यहीं पर एक गांठ, एक नोड देखने को मिलता है। इस नोड में एक इसकी जो जड़ें हैं वो नीचे हैं,
ठीक है, फिर यहाँ पर यह है, आप देख पाओगे जड़ी बूटी कुछ ऐसे ही है, इसकी नोड यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ से इस स्टोलन को निकाल लेंगे काट के, यहाँ से स्टोलन को निकाल लेंगे। ये स्टोलन दोबारा से रीग्रो कर जाएगा, क्योंकि प्लांट है ना भाई, यहाँ से स्टोलन दोबारा से रीग्रो कर जाएगा। अभी क्या होता है, पूरा पौधा पकड़ा और यहीं से ही जड़ से उखेड़ लिया। अब दोबारा लगाना पड़ेगा इसे, तब ये पूरी तरह से ग्रो करेगा। तो यह है स्टोलन का बहुत बड़ा रोल, याद रखिएगा। तो यहाँ से इसके नोड के नीचे नई रूट्स वगैरह दिखाई दे रही हैं ना, तो ये दोबारा से ग्रो कर जाएगा, दोबारा यहाँ पर यूज़ में ले लो। तो ऐसे काफ़ी टाइम तक आप एक ही प्लांट से बहुत बार जो जड़ी बूटी है वो निकाल सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात आती है दोस्तों उसके कंजर्वेशन स्टाटस की। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा, जो इस पूरे न्यूज़पेपर के आर्टिकल से पढ़ना है, आपने एक्चुअल में पढ़ना है, वो केवल इतना डेटा है कि IUCN के अंदर में जो कुटकी है इसको कहाँ पे कवर किया गया है, एज एन एंडेंजर्ड स्पीशी। IUCN के रेड लिस्ट में ये खतरे में है। और साइट्स के अंदर में इसको अपेंडिक्स 2 में रखा गया है, यानी कि इसका जो इंटरनेशनल ट्रेड है, कुटकी का इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह आप नहीं कर सकते। इंटरनेशनल ट्रेड अलाउ है, बट कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के अंडर में इसको अलाउ किया गया है। अब क्योंकि कुटकी के बारे में डिस्कशन हो रहा है, कुटकी कह लो, कुटकी कह लो, ऐसे अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन हमको देखने को मिलते हैं, तो इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। क्योंकि हमने ऊपर डिस्कस किया व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, ये एक मेडिसिनल हब है, एक औषधीय जड़ी बूटी है। तो इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? पहली चीज़, ये लीवर को प्रोटेक्ट कर सकता है, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए ज़रूरी है, इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है, ओवरऑल एक इंसान की वेलबींग के लिए बढ़िया काम करता है, स्किन हेल्थ को प्रमोट कर सकता है। तो ये सब यहाँ पर कुटकी के बारे में डिस्कशन हो गया। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों अबाउट द बेनिफिट्स। अगर हम सस्टेनेबल तरीके से इसको कल्टीवेट करेंगे तो फ़ायदा क्या आएगा? फ़ायदा यह आएगा कि भाई थोड़ा सा प्रेशर प्लांट्स के ऊपर में कम हो जाएगा, लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम इस जड़ी बूटी का बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएंगे, फार्मर्स को ज़्यादा इसमें प्रॉफिट होगा, बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर ये ग्रो कर पाएंगे, तो जल्दी जल्दी इसको मार्केट में सेल भी कर पाएंगे। अब कुछ भी रिवाइज करना है तो ऊपर रिवीजन पॉइंटर दिए गए हैं फॉर दी रिवीजन। चलिए, अगला न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है, और इस आर्टिकल में GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, एक संस्थान है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और वो संस्थान आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसका नाम है ईस्ट एशिया समिट। तो ये समिट है क्या ईस्ट एशिया का? आइए एक एक करके सारे के सारे जो पॉइंट्स उसको डिकोड करेंगे, बट लेट्स डिस्कस क्यों कवर करना है। अभी जो हमारे करंट समय पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं S जयशंकर जी, ये कहाँ पर है? मनीला में, और वहाँ पे 21वीं ईस्ट एशिया की समिट चल रही है। तो उस समिट के अंदर में इन्होंने इंडिया को एड्रेस किया है। इंडिया यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर में इंडिया को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो 21वीं ईस्ट एशिया की समिट चल रही है, याद रखिएगा कहाँ पर? मनीला में, जो फिलीपींस की इंपॉर्टेंट शहर है। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यहाँ पर पहुँचे हैं। ये जोर देते हैं किस चीज़ के ऊपर में कि दुनिया भर में जो वाटरवेज का रास्ता है, जो समुद्र है, इंडो पैसिफिक रीजन है, ये ज़्यादा सिक्योर रहना चाहिए। आप कहोगे इंडो पैसिफिक की बात कैसे आ गई? क्योंकि ईस्ट एशिया समिट के अंदर मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज़ ही वो हैं जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में प्रेजेंट हैं, मेनली साउथ चाइना सी के आसपास प्रेजेंट है। क्योंकि ईस्ट एशिया समिट की जब मेरे दोस्त बात आएगी तो याद रखिएगा ये एक ऐसा मंच है, एक प्रकार का ग्रुप भी नहीं कहोगे, सम्मेलन होता है हर साल, बट एक फोरम, एक मंच है जहाँ पे पॉलिटिकली कुछ कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ में काम करती हैं, कोऑपरेट करती हैं, रीजनल कोऑपरेशन होता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है, और स्ट्रेटेजिक कुछ बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं उस पर को भी हम लोग डील करते हैं। तो इंडिया ने यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन को क्लियर करने की, फ्री करने की बात की है। साउथ चाइना सी पे भारत का पोजीशन अगेन यही है कि साउथ चाइना सी में जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो चाइना के दम पे ना हो। खासकर जो इंटरनेशनल लॉज हैं हम भी फॉलो करते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसको UN क्लॉज बोला जाता है। तो इस नियम के हिसाब से, UN क्लॉज के सारे जो नियम हैं उन्हीं के अनुसार इंडिया की जो पोजीशन है वो एग्जैक्टली साउथ चाइना सी में होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी, चाइना की पोजीशन होनी चाहिए, यानी कि सारे नियमों को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंडिया का ये सब रिस्पॉन्स है, इसमें कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है। हमने टेररिज्म को डील करने के लिए बात की है, वो भी एक चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है। बट आपके एग्जाम के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है ईस्ट एशिया समिट। इसको डायरेक्टली पढ़ लेना, काम हो जाएगा। कोई ज़्यादा यहाँ पर दिमाग मारने की इधर उधर फालतू की चीज़ों में ज़रूरत नहीं है। अब मैंने आपको बताया कि भाई 21वां ईस्ट एशिया समिट था जहाँ पर इंडिया अपना कमिटमेंट दिखा रहा है, सेफ वाटरवेज की बात कर रहा है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात कर रहा है, वो हमने समझा। है क्या ये ईस्ट एशिया समिट? एक फोरम, हमने ये भी समझा। 2005 में बनाया गया दोस्तों, ये एक ग्रुप है। 14 दिसंबर 2005 में बनाया गया था। और प्लीज़ आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ये बात, ब्रिक्स को लेकर ये बात पूछी जा चुकी है, बिम्स्टेक को लेकर पूछी जा चुकी है कि भाई सबसे पहली बार पहला सम्मेलन, पहला समिट कहाँ पे हुआ था। सवाल पूछा जा चुका है या नहीं? ब्रिक्स को लेकर पूछा जा चुका है।
तो याद रखिएगा 2005 में इस बॉडी को बनाया गया और इसका जो फर्स्ट समिट था, पहला सम्मेलन जो था, वो 14 दिसंबर साल 2005 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुआलालंपर मलेशिया के अंदर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मलेशिया ये रहा, यहीं पर कुआलालंपर है, ठीक है, और यहीं पर ये जो इनका पूरा इवेंट है वो होता है। और उसके बाद ईस्ट एशिया समिट और मजबूत होने के ऊपर में काम करता है। आज ईस्ट एशिया समिट में कितने कंट्रीज हैं? टोटल 19 देश देखने को मिलते हैं। आपने आसियान का नाम सुना होगा। आज के समय पर आसियान में टोटल 11 कंट्रीज हैं, तो 11 तो भाई आसियान के ही देश हैं जो ईस्ट एशिया का मेंबर हैं, इसलिए हम इसको साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब वो कौन कौन सी हैं? यही वो 11 कंट्रीज़ हैं। लाओस, म्यांमार, वियतनाम, कैम्बोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस और तिमोर लेस्ते। ये 11 कंट्रीज़ आपकी आसियान मेंबर्स हैं, याद रखिएगा। इसमें 8 मेंबर्स और ऐड कर दें, 8 इसके डायलॉग मेंबर्स या पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स, जिसमें अपना भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, जापान है, न्यूजीलैंड है, साउथ कोरिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है एंड रशिया है। तो ये टोटल हो जाते हैं 19 मेंबर्स, ठीक है। इनमें से याद रखिएगा जो इसके 11 हैं वो एग्जैक्ट आसियान के मेंबर्स हैं और 8 इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं। तो टोटल ईस्ट एशिया समिट में 19 कंट्रीज़ होती हैं विच आर नोन एज अ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़, कि ये 19 देश पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं। करंट समय पर भारत भी इसका पार्टिसिपेटिंग कंट्री है। अब ईस्ट एशिया समिट इस तरीके से काम करता है। मेंबर्स आपने समझ लिया। अच्छा, ये किन मुद्दों को उठाते हैं? तो प्लीज़ इस बात को रट लेना, ये ऐसी चीज़ें आजकल यूपीएससी को बहुत पसंद आ रही हैं। जो पूरा ईस्ट एशिया समिट है दोस्तों, ये 6 मुद्दों पे काम करता है। इनके 6 मेन प्रायोरिटी एरियाज़ हमको देखने को मिल जाते हैं। कितने? 6 मेन प्रायोरिटी एरियाज़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं ईस्ट एशिया समिट के। पहला कौन सा प्रायोरिटी एरिया है? पूछ सकता है, बताओ 6 में से पहला प्रायोरिटी कौन सा है ईस्ट एशिया समिट का? तो वो एनवायरमेंट के ऊपर बात करना और एनर्जी सेक्टर के ऊपर बात करना। सेकेंड प्रायोरिटी इज एजुकेशन, फिर उसके बाद फिनांस हो गया, ग्लोबल हेल्थ इशू और पेंडेमिक डिजीज़, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, एंड देन वी हैव आसियान कनेक्टिविटी, ठीक है, ये हो गया, और आसियान कनेक्टिविटी। तो ये 6 कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर में जो ईस्ट एशिया समिट है वो काम करता है। ईस्ट एशिया समिट का इंपॉर्टेंस क्या है भारत के लिए? पहली बात, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक विजन, ये सब कुछ आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन ये फ्री होना चाहिए, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अब कुछ भी आप लोगों ने रिवाइज करना है इसके अंदर में, तो आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर। सारी की सारी जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं वो यहाँ पर शेयर आप लोगों को कर दी गई हैं। चलिए, अगला न्यूज़ आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद ज़रूरी, ये सीधा मिलेगा दोस्तों आज न्यूज़पेपर में, वर्ल्ड पेज के ऊपर में। आर्टिकल में बात क्या हो रही है कि जो यूएस और सऊदी अरेबिया है, इन दोनों के बीच में एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट अनाउंस करा गया है, विच इज़ अ काइंड ऑफ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। इसमें हम कोई न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। तो अमेरिका जो है ना, वो करंट समय पर कोशिश कर रहा है सऊदी अरेबिया को कुछ कह सकते हैं ना, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड करवाना फॉर द सिविल पर्पस। न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए नहीं, सऊदी अरेबिया में न्यूक्लियर एनर्जी से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए जाएं, बिजली का प्रोडक्शन कर सकें। तो न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करने के लिए इन सब चीज़ों के ऊपर में दोस्तों यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी के लिए ये एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो है ये साइन किया गया है बिटवीन यूएस एंड सऊदी अरेबिया। आइए फटाफट इसके बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो डिस्कस करते हैं। और यूएसए इतना कैसे यहाँ पर भाई अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है कि सऊदी अरेबिया को हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देंगे, ये तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को रोकने की बात कर रहे हैं। ईरान तो न्यूक्लियर वेपन बना रहा था, ये चीज़ें चल रही थी, अब इस वजह से बम्बार्डिंग हुई। उसके पीछे का रीज़न है दोस्त, रीज़न ये है क्योंकि देखो हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका अलग अलग स्टेट्स का एक एसोसिएशन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी 50 राज्य हैं जो मिलकर यहाँ पे साथ में अमेरिका बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें से कई बार बोला जाता है कि इन 50 में से एक 51वां राज्य है, ठीक है, अमेरिका का, लेकिन वो अमेरिका में शामिल नहीं है, बट वो दूर है। वो कौन है? वो है इजराइल। तो अभी यूएसए और सऊदी अरेबिया का जो यहाँ पर ये सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट करते हुए सऊदी अरेबिया खुश तो हुआ कि भाई ठीक है, हमको ये टेक्नोलॉजी मिलेगी, हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाएंगे, ठीक है, यूएसए की हेल्प से देश के अंदर में न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, भविष्य में एक नई अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। सऊदी अरेबिया खुश है, लेकिन यहाँ पे यूएसए ने एक डिमांड रखी है, ये अग्रीमेंट तभी साइन होगा जब सऊदी अरेबिया इजराइल को एज अ कंट्री एक रिकॉग्निशन देगा। ये है दोस्तों मैटर। आप कहोगे ये क्या बात हो गई? हाँ, तो ये आज से थोड़ी चल रहा है, इसको ही बोलते हैं अब्राहम अकॉर्ड। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये एग्रीमेंट तभी साइन हो सकता है जब सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ में अपने सभी संबंधों को नॉर्मलाइज कर लेगा और सऊदी अरेबिया अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन कर लेगा।
अब ये अब्राहम अकॉर्ड क्या है, एक बड़ी चीज़ आती है, ज़रा मैं आपको थोड़ा इसको विस्तार से समझा देता हूँ। देखो, इसराइल को लेकर, इसराइल की हिस्ट्री को लेकर इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर उठते हैं। बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं ना, वो इसराइल को एज अ नेशन, एज अ पर्टिकुलर कंट्री मानती ही नहीं है। कुछ समय पहले पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में सभी कंट्रीज़ लगभग ऐसी थी जो इसराइल को एज अ कंट्री कभी उन्होंने रिकग्निशन ही नहीं दिया। कि फ़िलिस्तीनियंस को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उस पे एट्रोसिटीज़ दिखाई हैं इन इसराइलीज़ ने, है ना? तो इस वजह से क्या हुआ कि इनको कभी रिकग्निशन नहीं मिला। लेकिन धीरे-धीरे करके यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ ने ये पहचान देनी शुरू करी। आज बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो इज़राइल को एज़ अ कंट्री मानते हैं, लेकिन कुछ कंट्री ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना पासपोर्ट पूरे दुनिया के लिए अवेलेबल कर रखा है एक्सेप्ट इज़राइल। पाकिस्तान, पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया भर के लिए है, लेकिन इज़राइल के लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो इज़राइल को एज अ नेशन एक्सेप्ट नहीं करते। अब एक्चुअल तौर पे कुछ और चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। जैसे यूएसए ने ना एक अब्राहम अकॉर्ड का प्रस्ताव रखा, जिसके थ्रू बहुत सारी कंट्रीज धीरे धीरे इजराइल को एज अ नेशन एक्सेप्ट करने लगी। फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट, इजिप्ट ने इसराइल के साथ डील साइन कर ली। इजिप्ट भी पहले इसराइल को एज अ कंट्री नहीं मानता था। जॉर्डन ने डील साइन कर ली 1994 में। बाद में यूएई ने डील साइन कर ली। अभी यहाँ पर कुछ और कंट्रीज़ हैं जो धीरे धीरे करके डील साइन कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यूएई ने अगस्त 2020 में इसराइल को एज अ कंट्री मानने के लिए अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लिया था। फिर बहरीन को, दोस्तों यहाँ पर बहरीन ने भी इसको सपोर्ट किया, मोरक्को ने सपोर्ट किया, कजाकिस्तान ने सपोर्ट किया, सूडान ने सपोर्ट तो किया है, बट अभी फॉर्मल तरीके से जो प्रोसेस होता है वो पेंडिंग पड़ा है। तो अब ट्रंप साहब यहाँ पर क्या चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया भी, जो सऊदी अरेबिया है वो भी एग्जैक्टली इसराइल के साथ में इसी तरीके से रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर ले और इसराइल को एज अ कंट्री के तौर पर एक पहचान दे। और उसके बदले में हम क्या करेंगे, हम सऊदी अरेबिया को सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के थ्रू जो ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है पावर प्लांट्स वगैरह बनाने के लिए, वो हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस अनाउंसमेंट से टेंशन तो बनेगी भाई। देखो, मिडिल ईस्ट में कुछ टेंशन्स क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि यूएस ईरान का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ही था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। ये एक मेजर सिक्योरिटी इशू था। अब ये अग्रीमेंट जो दिखाई दे रहा है, ये भी इसी तरीके से दिखाई दे रहा है न्यूक्लियर इशू को लेकर। तो मेजर कंसर्न यहाँ पर यह है, क्रिटिक्स का कहना यह है कि भाई ये जो अग्रीमेंट है कहीं भविष्य में जाकर न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ ना बढ़ जाए। क्योंकि अभी तो फिलहाल ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे हम यूरेनियम को एनरिच करने की बात नहीं कर रहे। ट्रम्प साहब क्लियरली कह रहे हैं, यूएस कंपनीज ये कह रही हैं कि हम मतलब मदद कर सकते हैं सऊदी अरेबिया की यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी बना करने की। तो यूरेनियम एनरिचमेंट अपने आप में एक बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है। यूरेनियम रॉ फॉर्म में, जब आप उसको प्योर फॉर्म में अचीव करते हैं तो 6-7% अचीव करके बिजली बन जाती है। लेकिन जब कोई कंट्री 99-98% अचीव करेगा, दैट मीन्स वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी में है। यही है भाई, हायर एनरिचमेंट लेवल से न्यूक्लियर वेपन्स बनाया जा सकता है। और न्यूक्लियर वेपन्स कितने डेंजरस होते हैं ये हम लोगों ने पता है। ठीक है, ये सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है, क्योंकि अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करोगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज़ करोगे, तो भाई उसमें यूज़ किया जा रहा है। आज हम लोग भी यहाँ पर ऐसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो पीसफुल पर्पज़ के लिए। तो ट्रम्प साहब यही कह रहे हैं कि पीसफुल पर्पज़ के लिए, यहाँ पे कोई एनरिचमेंट नहीं होने वाला मटेरियल का, हम पीसफुल पर्पज़ के लिए ही इसका इस्तेमाल करेंगे। सऊदी अरेबिया की पोजीशन क्या है? सऊदी अरेबिया ने मतलब ये शुरू से एक इंटरेस्ट तो रखा था कि हाँ बिल्कुल एक सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम यूएसए के साथ में हो। लास्ट ईयर इन्होंने, आपको पता होगा, न्यूक्लियर वेपन को लेकर डील की थी पाकिस्तान के साथ। मतलब ट्रेड को लेकर नहीं, एक न्यूक्लियर आर्म्ड एग्रीमेंट था कि भाई सऊदी अरेबिया में कोई प्रॉब्लम होगी तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो सऊदी अरेबिया की प्रोटेक्शन के लिए रेडी हैं। इस प्रकार का एक डील हुआ था, याद होगा। अब इस एग्रीमेंट के क्रिटिसिज्म दुनिया भर में बहुत सारे हो रहे हैं कि यूएस के बहुत सारे खुद के जो लॉ मेकर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो एग्रीमेंट है इसमें सऊदी अरेबिया बहुत जल्दी हो सकता है फिर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के प्रोग्राम के ऊपर में काम करना पड़े और करने लगे। अब जब करने लगे या न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए करने लगेगा, तो जैसा ईरान के साथ में एग्जैक्टली सिचुएशन हो रही है, फिर वैसे क्वेश्चंस उठने लगेंगे यहाँ पर। तो प्रॉब्लम क्या है? तो क्रिटिक्स का यहाँ पर ये भी एक सवाल है। बाकी डील फाइनलाइज कैसे होती है आगे हम लोग समझेंगे। अभी फाइनलाइज कुछ भी नहीं हुई है, बट खाली एक ऑफर है, प्रपोजल है कि अगर सऊदी अरेबिया इसराइल को एज अ कंट्री के तौर पर एक्सेप्ट कर ले, पहचान दे दे, तो यूएस विल बी रेडी फॉर द सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया। चलिए, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर में। एक एक करके मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूँ, ज़रा इनके आंसर्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस टू स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014, 2014 का जो ये पर्टिकुलर कानून है उसको लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, एक टीवीसी आ टाउन वेंडिंग कमेटी मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड बिफोर रेगुलेटिंग स्ट्रीट वेंडिंग, यानी टीवीसी कमेटी हम लोगों को बनानी चाहिए स्ट्रीट वेंडिंग को रेगुलेट करने से पहले। ठीक है,
तो ये है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनका भी कम से कम 40% का प्रेजेंस होना चाहिए इस कमेटी के अंदर में, क्योंकि डिसीजन इनके लिए लिया जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट जो स्ट्रीट वेंडर है उसको बिना सर्वे के उसकी जगह से हटाया जा सकता है अगर म्यूनिसिपल अथॉरिटी को लगे कि ये ज़रूरी है उनको हटाना। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट एग्जैक्टली सही है। नीचे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर A 1 एंड 2 ओनली, B 1 2 एंड 3 ओनली, C 1 एंड 3 ओनली, या फिर D तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू कुटकी, जिसको हम साइंटिफिकली पिक्रोजिया कोरोआ के नाम से जानते हैं, इसको लेकर आपके सामने 3 पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं। बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, कुटकी को लेकर पहला ये कहता है कि भाई ये एक मेडिसिनल हर्ब है जो नेचुरल तौर पर हायर हिमालयन रीजन के अंदर में पाई जाती है। सेकंड, इसको लिस्ट किया गया है IUCN के रेड लिस्ट के अंदर में एज एन एंडेंजर्ड कैटेगरी। थर्ड, जो सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग है, जो यहाँ पे इसकी कटाई होती है, तो इसमें केवल और केवल स्टोलन्स को रिमूव कर देना, यानी कि सस्टेनेबल तरीके से जो हार्वेस्टिंग है इसमें केवल इसका स्टोलन को रिमूव करना ही सही है, बाकी मदर प्लांट को लगे रहने दो। बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1 एंड 2 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, या फिर तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है विद रेफरेंस टू ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट को लेकर फिर से आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं। बताना है कौन सा स्टेटमेंट एग्जैक्टली सही है। पहला, ईस्ट एशिया समिट को एस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था साल 2005 में, और इसका पहला जो समिट हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था। सेकेंड, अगर ईस्ट एशिया समिट का मेंबर बनना है तो एक कंट्री को पहले आसियान ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन को साइन करना चाहिए। शायद मैंने ये बात आपको जब पढ़ाई नहीं है, अभी जब मैंने ये समिट के बारे में पढ़ाया था, तो इस चीज़ को नोट कर लेना कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। तो यहीं पे आप लोग इस बात को रट भी लेना कि बिल्कुल ईस्ट एशिया समिट जो है इसमें कोई भी कंट्री इसका मेंबर बनता है तो उसके लिए उसको ये ट्रीटी साइन करनी पड़ती है। चलो इसके हिसाब से आंसर देना। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि एनवायरनमेंट और एनर्जी ये एक वन ऑफ द मेन प्रायोरिटी एरिया है ईस्ट एशिया समिट के कॉपरेशन का। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, या फिर D केवल और केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है। चलिए जल्दी जल्दी इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में। आज के सेशन में बस इतना ही है, जो भी है इतना ही है, क्योंकि आर्टिकल्स कम आ रहे हैं इस समय पर। आपको पता है रीज़न क्या चल रहा है, क्योंकि मेनली चीज़ें प्रोटेस्ट को लेकर कवर हो रही हैं। प्रोटेस्ट को लेकर मैंने सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी कल कवर कर ली हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।